आज की शुरुआत करें। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी थी फिनॉल्स के केस में, और फटाफट फिनॉल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आप बच्चे इन प्रॉपर्टीज के बारे में खुद से भी बता सकते हैं क्या बनेगा। ये है हमारा फिनॉल। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको बताना है यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होगी, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो आई थिंक आप बड़ी आसानी से इन प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, इनको बता सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट दे रहा हूँ और देखते हैं कितनों में आपको इनके प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड खास बात आपको याद है नहीं है। चलो इस बात को देखते हैं। यहाँ पे CH3 COCl in presence of anhydrous AlCl3, ये हमारे पास है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज फटाफट बताई जाएंगी। पलक का पहला जवाब बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेक्ट। बाकी बच्चे जो प्रोडक्ट बन रहा है या तो उसका नाम बता दो, कुछ हिंट दे दो कि क्या बनाया। गुड इवनिंग ओजस्वी। ओके, पलक सेम इन सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेम है, गुड, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो कोशिश करना कि पांचों के पांचों ठीक हों। वैसे गलती के चांसेस 20% हैं। आप सभी बच्चे देख लो इसको, मैंने 5 चीजें दी हैं, इन 5 में से गलती के चांसेस 20% हैं। अच्छा, कोई 100% अचीव करना चाहे तो अलग बात है, बट 20% तो ऐसा है कि जहां गलती हो सकती है। थर्ड पलक का बिल्कुल ठीक है, ग्रीटिंग साहिल। पलक का थर्ड भी ठीक है। देखो 60% पलक का जवाब ठीक हो चुका है। पलक नाउ मूव टू 80 एंड 100। कम ऑन। कोई खास बात इन रिएक्शन के बारे में अगर बतानी होगी, किसी का कुछ नाम हो तो बेशक से उस रिएक्शन का नाम बता दो। गुड इवनिंग श्रुति। श्रुति वॉइस तो पूरी है बेटा यहाँ से। आप बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना? श्रुति को आवाज नहीं जा रही, मुझे उसे मैसेज करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट। हाँ, पलक का ये नेक्स्ट भी सही है। गुड इवनिंग मनन। ओके, चलो देखो। अच्छा, इसमें कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको नेम रिएक्शन उसको बोला जाए, कोई पर्टिकुलर नाम हो उस रिएक्शन का? ये ट्राई करो, देखो। आपको ये 5 हमने रिएक्शन दी, फोर्थ क्या नाम है मनन इसका? बताओ। मनन ने कहा कि फोर्थ नेम रिएक्शन है। अच्छा चलो, अगर हिंट बता दो, अगर थोड़ा बहुत नाम का आइडिया है तो बताओ। मनन नहीं, अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट कहेंगे तो ये तो हर एक का नाम थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हो जाएगा। अच्छा, तान्या का व्हाट्सएप पे आया। तान्या लास्ट सही नहीं है। एक मिनट, आज एक बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा और फ्रॉम लिंक आज प्रियांशु को दिक्कत आ रही है। एक बार हाँ, ओके। तान्या लास्ट वाला थोड़ा सा एरर है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। पहली रिएक्शन में यू कैन अंडरस्टैंड, H जाएगा, सोडियम आएगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड ये बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिनॉल एसिडिक है, किसी रिएक्शन के थ्रू शो करो, तो आप वहां पे ये रिएक्शन बता सकते हो। दिस शोज द
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये कहा जाएगा। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछें कि फिनॉल में सोडियम को स्टोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो आप खुद से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और इसीलिए हम सोडियम को स्टोर नहीं कर सकते। मनन ठीक है आपका जवाब, ओके श्रुति, तो इसीलिए इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो इस रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर बनते हैं। NaOH फिनॉल एसिडिक है, NaOH बेस है, H2O बाहर जाएगा, सेम प्रोडक्ट यहाँ सेम बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा, दोनों में सेम। अच्छा, थर्ड रिएक्शन में और लास्ट रिएक्शन में दोनों में CH3COCl है, दोनों में CH3COCl है, लेकिन लास्ट वाले में AlCl3 भी प्रेजेंट है और पहले वाले में नहीं है। अगर AlCl3 होता है तो अक्सर रिएक्शन रिंग में होती है, अक्सर रिएक्शन रिंग में होती है। अल्काइल हैलाइड के साथ अगर AlCl3 होता है तो रिएक्शन रिंग में होती है। मनन चेक करना, थोड़ी सी गलती है, मैं बताता हूं, उसको आप चेक करना। अब यहां पर ध्यान रखो, फिनॉल में क्योंकि थर्ड रिएक्शन में AlCl3 नहीं है, HCl बाहर जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, एस्टर बनेगा। मनन आपने जो भेजा है वो कीटोन है, लेकिन यहाँ पे ये एस्टर फिनाइल इथेनोएट, श्रुति बिल्कुल ठीक है, फिनाइल इथेनोएट हमारे पास यहाँ पर बनेगा, फिनाइल इथेनोएट ये प्रोडक्ट रहेगा। देखो ध्यान से। अच्छा, अगला देखो, अगला फिनॉल पे बेंजोइल क्लोराइड, सेम रिएक्शन, HCl बाहर जाएगा और फिनॉल के ऊपर ये पूरा का पूरा ग्रुप कनेक्ट होगा, फिनाइल बेंजोएट इसको कहा जाता है, फिनाइल बेंजोएट इसका नाम यहाँ पे बनता है। तो अब आप इसको देख के समझ लो, ये फिनाइल बेंजोएट। मनन ये भी गलत है आपका, लगातार 2 रॉन्ग हो गए, बधाई हो। तो ये आपका फिनाइल बेंजोएट एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो, ये जो फोर्थ रिएक्शन है इसका एक नाम बताया था, स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन। स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन ये एनिलीन पे भी और फिनॉल पे भी, दोनों पे ही होने वाली रिएक्शन है। यानी फिनॉल ये एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, बेस गिवन हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने नहीं भी दिया है तो भी आपने उसको कंसिडर करना है, प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, लास्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, लास्ट ये बता दो, चाहे कि रिएक्शन कहाँ होगी, किस पोजीशन पे होगी, ये बता दो, या प्रोडक्ट का अगर नाम बता सकते हो तो प्रोडक्ट का नाम बता दो। देखें, बूझो तो जाने वाली बात होगी, बताना जरा क्या बनता है जवाब। मनन ने तो क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है। मनन आप डेफिनेट आंसर दो, OH एक प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाता है, ये बात श्योर है। अब वो आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट इस लास्ट रिएक्शन में क्या होना है। पलक ने कहा पैरा, ठीक है, तान्या ने कहा ऑर्थो और पैरा, लेट्स सी। तान्या ने कहा ऑर्थो एंड पैरा और पलक ने कहा पैरा, और कोई बच्चा बताओ। मनन भी कहता है ऑर्थो एंड पैरा, मनन कहता है मेजर पैरा एंड माइनर ऑर्थो। ओके, लेट्स सी क्या बात बनती है आगे, इसको देखते हैं अभी। श्रुति, हाँ अप्रोक्सीमेटली ये रीजन वहां पे जरूर आ सकता है, रीजन है, मतलब वो एक रीजन है। यहां पर अगर हम एक्चुअल में कहें तो मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दौरान कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कुछ चीजों पे नहीं होती। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन पे नहीं होती, बेंजोइक एसिड पे नहीं होती, एनिलीन पे नहीं होती। उसी तरह से अगर सिर्फ AlCl3 लिखा हो तो उसके ऊपर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन एट ऑल, ये यहाँ रहेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखो। रीजन हमने क्या बताया था, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर AlCl3 के साथ
एक इंटरमीडिएट बना देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इस वजह से ये रिएक्शन वहां पर नहीं हो पाती, ये रिएक्शन उस केस में नहीं होती। तो अब बोर्ड लेवल के लिए मेरी बात ध्यान रखना, बोर्ड लेवल के लिए तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फिनॉल AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, उसके साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देता है और इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव के लिए देखो, ऐसे ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है या अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl हो या CH3COCl हो, अगर एनहाइड्रस AlCl3 सिर्फ ऐसे लिखा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेस में लिख दिया, जो कि कॉम्पिटिटिव में 2 ही बार अब तक पिछले 20 सालों में पूछा गया है, अगर एक्सेस में लिख दिया तो एक्सेस में लिखने पर कुछ हद तक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, कुछ हद तक। और कहा, ऑर्थो और पैरा पे H गया, Cl गया और इस तरह से ये OH, CO, CH3 ऑर्थो पे और फिर एक बार पैरा पे। लेकिन याद रखो, क्योंकि पिछले 20 सालों में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है, तो डेफिनेटली अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के अपने क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो चांसेस है वो उसको दे सकते हैं। लेकिन बोर्ड लेवल पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब होगा नो रिएक्शन, ब्लंटली जवाब देंगे नो रिएक्शन। सिमिलरली एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पे CH2 भी लिखा हो सकता है। अगर CH2 यहाँ पर लिखा है तो आप इस रिएक्शन को बिल्कुल ऐसे ही कराएंगे जैसे सामने मेंशन है, एक बार ऑर्थो पे और पैरा पे। इस तरह से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को बताना है, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, समझना होगा। अगर अल्काइल हैलाइड हो, जैसे ये देखो, ये दे दिया, साथ में CH3Cl कार्बन डाइसल्फाइड ये आ गया, तो यहाँ अब ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया और ये कहाँ, वही ऑर्थो पे और पैरा पे। और इस तरह से एक बार यहाँ और एक बार पैरा पे। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, आपने सही जवाब दिया है। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। ये आप रिएक्शन इस तरह से बनाना याद रखोगे, भूलोगे नहीं। तो स्कॉटन बोमेन क्या है, एसिडिक नेचर के बारे में बताना है और फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में आपको जिस बात का याद रखना था वो हमने यहाँ पर बताया। एक और आता है रिएक्शन विद डीएमएस। डीएमएस डीएमएस की फुल फॉर्म याद है किसी बच्चे को? डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड। बिल्कुल सही, डाई मिथाइल सल्फेट, बिल्कुल ठीक है। CH3 होल ट्वाइस एंड SO4 डाई मिथाइल सल्फेट। अब इस डाइमिथाइल सल्फेट की रिएक्शन अल्कोहल पे भी सेम होती है और फिनॉल पे भी। मैं अल्कोहल पे बताता हूं, फिनॉल पे आप करके दिखाना। लेट ये देखो, एक अल्कोहल, एक और अल्कोहल, दो अल्कोहल हमने यहां पर लिए। डाइमिथाइल सल्फेट, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो और यहां से H2SO4 बाहर और H2SO4 के बाहर जाने पर एक मिथाइल यहाँ और एक मिथाइल यहाँ और इस तरह से ये ईथर बनता है, ईथर। अच्छा, रिएक्शन बहुत सिंपल, लेकिन इसका इस्तेमाल एग्जाम में अक्सर हुआ है। कहाँ हुआ है देखो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है, कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल, फिनॉल टू एनिसोल। अब गलती क्या होती है, या तो बच्चों को एनिसोल नहीं पता कि एनिसोल क्या है, और अगर एनिसोल पता है तो ये रिएक्शन का मेथड नहीं पता कि भाई डीएमएस नाम का भी कोई रिएजेंट है और उसकी मदद से भी कुछ किया जा सकता है। तो ये वहां पे गड़बड़ी उन बच्चों से हो जाती है। तो आप यही काम करेंगे, आपने दो फिनॉल लिए, दो फिनॉल, एक ये रहा और एक ये रहा, दो फिनॉल। इस फिनॉल पे डाइमिथाइल सल्फेट यहाँ और यहाँ
और फिर ये H2SO4 बाहर गया, H2SO4, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और इस तरह से जो स्पीशीज बनती है ये है एनिसॉल। दिस इज कॉल्ड एज एनिसॉल, OCH3। ऐसे ही एग्जाम में एक बार कन्वर्जन आया, आज आप देखना, मैंने आपको एरोमेटिक कन्वर्जन का एक वीडियो लिंक भेजा है, आज ही अपलोड किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कि बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है। अब बच्चे बेंजामाइड और एनिलीन में कंफ्यूज हो गए कि बेंजामाइड क्या है, बेंजीन पे साइनाइड है या बेंजीन पे NH2 है। और रिएक्शन मुश्किल नहीं थी, रिएक्शन बच्चों ने बहुत बार पढ़ी हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर ना पता हो पाने की वजह से मनन, बेंजीन पे NH2 नहीं बेटा, बेंजीन पे CONH2, उसे बेंजामाइड कहा जाता है। आज का जो एरोमेटिक कन्वर्जन का वीडियो है ना, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आरजू बिल्कुल ठीक जवाब है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से उस कन्वर्जन को किया जाएगा। बिल्कुल सही आपका जवाब यहाँ पे रहता है करेक्ट। अच्छा, ऐसे देखो, अब इन रिएक्शन को बताने की कोशिश करना। कुछ तो पता है क्या होता है कि रिएक्शन को हम जैसे लिखते हैं उसी से हमें मालूम पड़ जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। ये है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया को अमोनोलिसिस भी कहा जाता है। तो शॉर्ट में ये भी पूछ सकते हैं, फिनॉल ऑन अमोनोलिसिस क्या देगा। सेकंड, एक्शन ऑफ जिंक, ये आपको बताना है। और अगली रिएक्शन है फिनॉल पे निकल हाइड्रोजन। इन रिएक्शन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। तीन रिएक्शन, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पलक बिल्कुल ठीक जवाब है पहले दो, बेंजीन ZnCl2 और Zn निकल हाइड्रोजन, ये रिएजेंट। अच्छा, पहली रिएक्शन को बताने में किसी को आई थिंक हार्डली ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिखा ही ऐसे है, OH गया, H गया, और इस तरह से ये फिनॉल से एनिलीन हमारे पास बन गया। फिनॉल से एनिलीन, तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना होगा कि भाई एनिलीन से फिनॉल बनाओ या फिनॉल से एनिलीन बनाओ, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कैसे क्या बनाना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके उसके बाद अच्छा क्या लिख रहा है बेटा आज बेंजीन के, हाँ शाबाश मदन, वेरी गुड। इंटरनेट पे सर्च कर ले बेटा, सारे नाम मालूम पड़ जाएंगे, शाबाश। फिनॉल पे एनिलीन इस तरह से ये हमने बनाया। अगला है जिंक। अगर जिंक, खाली जिंक याद हो तो ये एक बार ओजोनोलिसिस के अंदर भी आता है। और जिंक, खाली जिंक अगर है ना, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ZnO बाहर जाएगा और बेंजीन बनेगा। अब ये रिएक्शन फिनॉल से कन्वर्ट करने के लिए बहुत काम आता है। फिनॉल से कन्वर्ट करने के लिए, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, फिनॉल के ऊपर SOCl2, नहीं होगी रिएक्शन। फिनॉल से पहले बेंजीन और बेंजीन पे Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, उससे आप इस रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, ये क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर ये रिएक्शन हेल्पफुल होती है। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ऐसे याद रखना कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, हाँ जिंक डस्ट कह लो या जिंक कह लो, एक ही बात है बेटा। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है कि वो या तो इसके अंदर PCl5 लिख देंगे, SOCl2 लिख देंगे, PCl3, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि OH को हटाने के लिए, Cl लगाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एलिफेटिक के हैं। एलिफेटिक पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जहां पर ये रिएजेंट काम नहीं करेंगे, इनसे रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने इनसे रिएक्शन की तो गलत होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले जिंक डस्ट हीटिंग, इससे बनेगा बेंजीन, और बेंजीन पे Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, और इस तरह से ये बनेगा आपके पास क्लोरोबेंजीन। ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन मुझे और बता दो, मुझे रिएजेंट बता दो बेशक से। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड
ये हमें बताना है। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, जल्दी से मनन, अभी बच्चे को काम दिया वो, उसके बाद स्क्रॉल अप करता हूं, अभी जो काम दिया है उसको करो। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाने की कोशिश करो जल्दी से। मुझे रिएजेंट बताओ क्या क्या होंगे। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना तो सिखा रखा है ना आपको। क्या वो प्रोसीजर यहाँ एप्लीकेबल होगा, ये देखना है आपको। क्या उस प्रोसीजर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है या नहीं, ये देखना है। कमान जल्दी से बनाओ। मनन ने कहा कि हो सकता है तो डेफिनेटली बनाओ। श्रुति, जो आपने प्रोसीजर बताया ना, जरा एक बार इसको लिख के तो देखो क्या बनेगा, जरा हर एक फंक्शन को लिख के देखो क्या बनेगा। पलक, ये पहला स्टेप है, चलो माना। अगले स्टेप में देखो क्या बनेगा। ओके मनन, ये तो बिल्कुल है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन होगी बेटा, ऐसे काम नहीं होगा। कहीं से कहीं रिएक्शन को लेके जाना, कंसंट्रेटेड HCl KCN, अगर फंक्शन याद नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कोई मदद नहीं करने वाला, ध्यान रखो, ध्यान से करो। हाँ पलक ठीक है, ओजस्वी का पहला स्टेप ठीक है, अगले में बताओ। पलक ठीक है, आपका जवाब करेक्ट है। योर एंटायर रिएक्शन इज फिनिश्ड, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, गॉट इट। फिनॉल, देखो मैंने कहा ना कि अगर आपने आज का वीडियो देखा होता तो उसमें एरोमेटिक कन्वर्जन्स यही मेथड बता रखे हैं। श्रुति, अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो ना, ये भी मैंने आज के वीडियो में बता रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्कोहल में होता है, तो वहां डायरेक्ट एल्कोहल बनेगा। ओजस्वी, नहीं बेटा। पलक, बिल्कुल आप इस्तेमाल इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, इसे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं कहते, ये गेटरमैन टाइप की रिएक्शन है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने बताई नहीं है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन का जिक्र नहीं कर रहा। एल्डिहाइड में इस रिएक्शन को बताएंगे और वहां पर इसका जिक्र बहुत आसानी से। ये HOCl की बजाय आप क्या लिखोगे पलक, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl। आपके इस कंपाउंड में सी आपने नहीं लिखा है ना, उसको ध्यान रख लो, बिल्कुल है वो रिएक्शन एल्डिहाइड में। तो अभी यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां पर पहले मैं ऊपर वाली रिएक्शन हटा दूं ना, ताकि एक रिएक्शन जो बतानी रहेगी है वो मिस ना हो जाए। फिनॉल आपके पास है, तो अभी तक की बताई गई रिएक्शन से पहले जिंक डस्ट एंड हीटिंग, ये बनेगा बेंजीन। बेंजीन पे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बनेगा टॉलीन। टॉलीन पे Cl2 सनलाइट, ट्वाइस Cl2। अब ट्वाइस Cl2 सनलाइट क्या करेगा, दो हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह Cl लगाएगा, और इसके ऊपर AgOH या NaOH या KOH, तीनों में से कोई भी एक्वस। इसका काम होता है क्लोरीन की जगह OH लाना, और आपको बताया था एक कार्बन पे दो OH नहीं आ सकते, H2O ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा, और इस तरह से बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। अगर आगे हम चैप्टर पढ़ लेंगे ना एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां पे ये रिएक्शन और आसान है, गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी आप अगर फिनॉल को जिंक के साथ बेंजीन में कन्वर्ट कर दें और फिर इस पे HCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्योंकि अभी तक ये रिएक्शन हमने डायरेक्ट नहीं की थी, और इससे भी अगर आप देखेंगे तो ये गेटरमैन फॉर्माइलेशन, और इस तरह से हम सिर्फ दो ही स्टेप के अंदर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। मनन, आप फिर रिएक्शन भूल रहे हो बेटा, टॉलीन पे KMnO4 COOH बनाता है। देखो अगर ऐसे रिएक्शन आप भूलोगे तो फिर बार बार क्या होगा, हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आप उस बात को समझो कि MnO4 के फंक्शन को अगर आप भूल गए, पिछली बातें, या अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए बेटा, फिर कब हो गई, अब तो टाइम देखो आ ही गया है।
तो इसीलिए KMnO4 वगैरह का फंक्शन वो CH3 को पूरा का पूरा COOH में ऑक्सीडाइज करता है। ये सामने जो बताया है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रेफर करेंगे सेकंड रिएक्शन। हमारे बोर्ड में क्या होता है कि 2 या 3 स्टेप की रिएक्शन, मैक्सिमम 3। आप पे कोई मनाही नहीं है, अगर आप 4, 5, 6 स्टेप में भी करते हैं तो वो माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन बोर्ड अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम 3 स्टेप की रिएक्शन दे। लेकिन हर एक रिएक्शन को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो अगर आप 3 में नहीं कर पाते, 4 में करते हैं, 5 में करते हैं, तो वो गलत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आप। लेकिन बोर्ड के हिसाब से ध्यान रखना कि मैक्सिमम 3 स्टेप की रिएक्शन आती है, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। अच्छा, ये हो गया रिएक्शन विद DMS हो गया हमारे पास। जिसने स्क्रीनशॉट ले देखना हो बेशक से ले लेना। फिनॉल से एनिसॉल हो गया, ये कन्वर्जन है फिनॉल टू एनिसॉल। देखो हम यहाँ पर ना वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। फिनॉल से एनिसॉल आएगा वो एग्जाम में, ऐसे ही फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है वो एग्जाम में, ऐसे ही फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो इन क्वेश्चन का मीनिंग अब आप अच्छे से जानते हैं, आपको इनको सॉल्व करने का मेथड आता है। अभी हम जो ऊपर रिएक्शन दी थी उसमें तीसरी रिएक्शन बची है, ये 2 थी, और इन दोनों के ऊपर हमने शो किया कि कैसे रिएक्शन होती है। तीसरी रिएक्शन है निकल हाइड्रोजन। निकल हाइड्रोजन, अब ध्यान रखो, इन जनरल अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे निकल हाइड्रोजन का एक्शन नहीं होता। बेंजीन पे निकल हाइड्रोजन का अटैक नहीं होगा, किसी भी कंपाउंड में कभी भी नहीं होगा बेंजीन रिंग के अंदर। सिर्फ इकलौता ये कंपाउंड है OH हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी पे होती है, किसी और पे नहीं। और होगा क्या, 3 हाइड्रोजन आएंगे, रिंग के पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड पे एक एक हाइड्रोजन, और इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉल, श्रुति का जवाब बिल्कुल ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल ये हमारा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। जल्दबाजी में बच्चे बीच का रिंग हटाना भूल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 पाई बॉन्ड दिखाए जाएंगे, ये एग्जामिनर रिंग भी दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको रिंग हटा के वहां पे 3 पाई बॉन्ड और फिर ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये पॉइंट आपको वहां बनाना है। ये अच्छे से आपको आना चाहिए, साइक्लोहेक्सेनॉल यहां पर ये बनेगा। अच्छा देखो, होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सके तो मेरे पास इसका जवाब भेजना कि आपके पास फिनॉल है और फिनॉल से आपने इस कंपाउंड को बनाना है। कैसे बनाओगे, बनाने की कोशिश करना। आज की बताई गई मेथड और एक आध पिछली रिएक्शन, इनकी हेल्प से आप इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और देखो मैं फिर कहूंगा, आज का जो एरोमेटिक कन्वर्जन का वीडियो और 2 कन्वर्जन के वीडियो और हैं, तो इन तीनों वीडियोस को देख के ही आपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि इसी में ही वो सारे कन्वर्जन आ जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। ओके मैडम, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन कॉम्पिटिटिव में आई है, बोर्ड में शायद ही इसके बारे में पूछा गया हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। किस तरह से वो समझो। सल्फोनेशन का मतलब है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहां पर इसका फंक्शन होता है, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब OH प्लस R है, रिएक्शन को ऑर्थो और पैरा पे कराएगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको ऐसे मानो कि ये 2 कंडीशन में होती है। 2 कंडीशन में H2SO4 को हम इस तरह से नोट करेंगे। एक है 288 केल्विन, लो टेम्परेचर भी कह सकते हो, 288 केल्विन भी कह सकते हो। एक बार HOH ऑर्थो पे और एक बार ऐसे ही पैरा पे, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा।
ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो अब बनेगा, ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो हमारा मेजर होगा। ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको ये बात जीओसी में सिखाई थी कि जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्थो वाला डोमिनेटिंग होता है। तो अगर सल्फोनेशन 288, एग्जाम में टेम्परेचर प्लस माइनस 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, प्लस माइनस एक 10 की आप रेंज याद रखो। जैसे 288 की जगह 293 हो सकता है, 295 हो सकता है, 285 हो सकता है। तो इसमें ऑर्थो हमारा मेजर रहेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई, लेट 100 डिग्री, 373 केल्विन, तो रिएक्शन तो ऐसी ही होगी, ऑर्थो और पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, बनेगा यही। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है टूट जाएगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब ऑर्थो डोमिनेटिंग होता था, क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब यहां से जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही टूट गई तो उसका इफेक्ट खत्म होगा, तो हमारा पैरा प्रोडक्ट। श्रुति, हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो। पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट यहां पे रहेगा, क्योंकि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो वो टक्कर मारता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। बाकी लो टेम्परेचर पे क्या था, एक दूसरे से टकराते थे, उनमें दोस्ती हो जाती थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑर्थो वाला स्टेबल हो गया। लेकिन हाई टेम्परेचर पे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से वो इफेक्ट खत्म, और पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना कि पैरा वाला आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये एक चीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत। ऐसे ही देखो, Br2 वाटर, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो हर टॉपिक का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको पता चलता जा रहा है, अपनी गलतियां मालूम पड़ती जा रही हैं, वो आपने नोट करके रखनी है। वो नोट करके रखना, याद करके रखना, क्योंकि बार बार इन चीजों का ना तो बताने का मौका मिलेगा, ना आपको समझ, आपको कई बार उस मौके पे याद आएंगी, तो इसीलिए इनको बड़े ध्यान से। अच्छा, अब बताओ, ये है फिनॉल, ब्रोमीन वाटर, सुनाओ क्या प्रोडक्ट? पलक, ठीक जवाब है। क्या प्रोडक्ट है याद करो। सेम ही रिएक्शन एनिलीन पे होती है, सेम, बिल्कुल डिटो, यहां भी सेम, बिल्कुल डिटो। OH, हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो रिएक्शन जहां जहां हो सकती है, 3 ब्रोमीन, ऑर्थो से H गया, Br गया। श्रुति, नाम गलत है, बाकी मैं सेंटीमेंट समझ रहा हूं कि आप जो बताना चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं। नाम जरूर इसका गलत है, आरजू, ठीक है नाम। तो ऑर्थो से, पैरा से ये चीजें बाहर जाएंगी, एंड वी कैन अंडरस्टैंड 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल कहा जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और वाइट प्रेसिपिटेट होने की वजह से ये फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है, फिनॉल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो ध्यान रखना, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल और फिनॉल का ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हमारे पास बोर्ड एग्जाम में इस रिएक्शन के ऊपर जो कन्वर्जन आया वो ये आया था कि फिनॉल से ये बनाना है। ये कन्वर्जन पास्ट में आया था, फिनॉल से ये कंपाउंड बनाना है। क्या बना पाएंगे आप फिनॉल से ये कंपाउंड जो आपको सामने दिया हुआ है? क्या इस कंपाउंड को यहाँ पे बना पाएंगे? देखो कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें। हाँ आरसू, ठीक है। श्रुति, ठीक है, जवाब बिल्कुल ठीक है, सही। और क्या बच्चा? ठीक है पलक, वेरी गुड। ओजस्वी, ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप बोलो, दूसरा स्टेप क्या होगा? हाँ मनन, सोचो, याद करो वो कौन सी रिएक्शन है
जिसमें ये प्रोडक्ट आता है, और वो पहले हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है, हो चुकी है, अमीन्स में हुई थी। यहां पर क्या करना होगा देखो, एक पहला स्टेप तो ऊपर वाला सेम रहेगा, पहला स्टेप तो सेम रहेगा ऊपर वाला, उसमें तो ओजस्वी नहीं, इतना ज्यादा एडवांसमेंट पे नहीं जाना। देखो जो सामने बना है ना, जिंक हीटिंग, आज अभी बताया था, जिंक का काम ऑक्सीजन बाहर निकालना, और जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा। बस बात ये थी कि हमने जब रिएक्शन दी थी तो ब्रोमीन को यहाँ लिख दिया सिर्फ पजल करने के लिए, अदरवाइज मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सेम है इसका, और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, ये रहेगा। एक लास्ट रिएक्शन और देख लो, इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव के लिए तो खैर है ही इंपॉर्टेंट। अब जरा समझ लो, नाइट्रेशन ऑन फिनॉल, और जिन बातों को बताऊंगा उनको अच्छे से आपने यहां पर ध्यान रखना, और जो बातें आपको खुद याद हो वो मुझे बताना क्या क्या याद है। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अगर मैं फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 में लेता हूं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, नाइट्रेशन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो क्या है, OH हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और कंसंट्रेटेड HNO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों की प्रेजेंस में इस पे नाइट्रेशन नहीं होता। नाइट्रेशन ना होके एक अलग ही कंपाउंड बनता है जिसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। बेंजोक्विनोन, इसका नाम रटना पड़ेगा आपको, बेंजोक्विनोन। नाइट्रो बनता भी है तो वो इतना थोड़ा बनता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में यह नाइट्रेशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। बेंजोक्विनोन यहां बनेगा। मनन, मैं आपसे ये कहूंगा कि नॉमेनक्लेचर की प्लेलिस्ट में एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, वहां पर इन सारे के सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर याद करेंगे, क्योंकि अभी हम कितने स्ट्रक्चर बता देंगे आपको याद नहीं रहेंगे, तो बेटर है कि वहां पर करना। मैं इंपॉर्टेंट तो चलो बता ही दूंगा आपको कौन कौन से हैं, लेकिन बेटर ये रहे कि आप उसमें से उसको अच्छे से करना। सेकेंड देखो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के अंदर पूछी गई है। अगला आता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी अब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, तो नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिख लिया जाएगा, दिस इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे नहीं है। अब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? अब क्या होता है, अब नाइट्रेशन होता है, और जहां जहां हो सकता है, यानी सभी ऑर्थोपैरा पे HOH गया। डिजिटल कोर्स में तो मैंने बकायदा इनका मैकेनिज्म बताया हुआ है, अभी हमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इसका मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो फिनॉल। मनन, जरूरत है नमन की तरफ सीखने की बेटा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बेंजोक्विनोन भी बनता है, बट वो लिटिल अमाउंट में, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये हमारे पास, प्लस बेंजोक्विनोन अगर लिख के आओगे तो वो प्लस पॉइंट ही होगा, वो लिख के आओ तो बेटर। इस कंपाउंड का एक नाम है, इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से पहचानते हैं, पिक्रिक एसिड, इसे पिक्रिक एसिड कहा जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर में आपने सीखा है इक एसिड यानी ओइक एसिड, ये एसिड जो शब्द है कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे लगाते हैं, लेकिन यहां पर एसिड शब्द पिक्रिक एसिड के सामने भी लग रहा है। तो एक क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं, बोर्ड में आता है कि भाई पिक्रिक एसिड में COOH ग्रुप तो नहीं है, फिर भी उसको एसिड कहा जाता है। यह मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है फिर भी एसिड है, ये हमें बताना होता है। जवाब बहुत सिंपल सा है, 3 NO2, आरजू बिल्कुल ठीक जवाब है, 3 NO2, तीनों का -I -R -I
माइनस आर माइनस आई माइनस आर, तीनों हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। श्रुति का जवाब भी ठीक है। सो वी कैन से बिकॉज ऑफ 3 highly electron withdrawing nitro group, because of 3 highly electron withdrawing nitro group, it release proton very easily, hence it is acidic. Because of 3 hydro electron withdrawing nitro group, it release proton very easily, hence it act as acidic. क्योंकि ये जो पिक्रिक एसिड ना, ये हमने लैब में यूज किया है। येलो कलर एक्सपेरिमेंट जब करते थे ना पिक्रिक एसिड का हम, तो क्या होता था कि उसके बाद जब लैब से बाहर निकलते थे तो कपड़ों पे कहीं ना कहीं पीला रंग जरूर लगा हुआ होता था, क्योंकि लिक्विड सा होता है। वैसे देखने में लिक्विड है, व्हाइट है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद ये येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो बड़ी अजीब सी बात रहा करती थी। ये अगर हमने इस्तेमाल किया तो येलोइश, या तो हमारे हाथ पीले ऐसे हो जाएंगे अजीब गरीब से, नहीं तो कपड़ों के ऊपर एकदम से पीला रंग वहां पर हो जाया करता था। तो दोनों रिएक्शन देखो काम की होगी। एक में बेंजोक्विनोन मेजर है और दूसरे में बेंजोक्विनोन माइनर है, दूसरे में पिक्रिक एसिड हमारे पास बन रहा है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट, अब हमने HNO3 की पावर को कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अगर डाइल्यूट HNO3 है तो रिएक्शन आइदर ऑर्थो और पैरा, यानी दोनों पे ही, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, और इस तरह से ये ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। मेजर कौन होगा? ऑर्थो। क्यों होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बिल्कुल ठीक है, पलक का जवाब सही है, श्रुति का जवाब सही है। ऑर्थो प्रोडक्ट यहां पर हमारे पास, रीजन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। विच आउट ऑफ orthonitrophenol and paranitrophenol is steam volatile? Which out of orthonitrophenol and paranitrophenol is more volatile? कह लो, वहां उन्होंने लिखा था steam volatile, मतलब more volatile। इनमें से कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? तो ये ना हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ते थे। आरजू ठीक जवाब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ते थे, जहां इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इवेपोरेट नहीं होता। जहां इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां इवेपोरेशन आसान होता है। ठीक है मनन? तो रिमेंबर हमारा जवाब क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is easily steam volatile या more steam volatile due to presence of only intramolecular hydrogen bonding। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, पड़ोसी से नहीं होती। इस वजह से नेबर में अट्रैक्शन नहीं होता और मॉलिक्यूल आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। तो डाइल्यूट HNO3 के इस क्वेश्चन को यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से याद रहेगा। ऐसे ही डाइल्यूट HNO2, नाइट्रस एसिड, प्योर नाइट्रस एसिड। अब ये देखो, वैसे तो मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन बताई जाती है, लेकिन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ रटने की रिएक्शन है HNO2। अब इस रिएक्शन में अगर हम सिर्फ प्योर ले रहे हैं तो ये एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे ये रिएक्शन होती है, लेकिन यहां पर पैरा का अमाउंट डोमिनेटिंग होता है। पैरा का अमाउंट डोमिनेटिंग होता है, कारण इंडक्टिव इफेक्ट से है, बट मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि समय हो चुका है, ज्यादा समय हो चुका है। तो यहां पर हमारे पास ऑर्थो और पैरा दो चीजें, पैरा हमारा डोमिनेटिंग। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये रिएक्शन नहीं थी, ये है जो अब आ रही है, डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट HNO2, या ये कह सकते हैं इम्प्योर HNO2। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में इम्प्योर HNO2 लिखा होगा या डाइल्यूट HNO2 लिखा होगा। अब इसमें देखो क्या करना, कैसे इस रिएक्शन को याद करना। पहले रिएक्शन HNO2 की होती है, पैरा मेजर है, इसमें ऑर्थो को नहीं लिखते, कन्वेंशन है, और इस तरह से यहाँ पे ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ओके श्रुति, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें HNO3 भी है,
HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और इस तरह से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहां पर बनता है, ये बनता है। अब ध्यान रखो, एग्जाम का क्वेश्चन बेशक से लिख लेना, एग्जाम का क्वेश्चन, कन्वर्ट फिनॉल टू पैरानाइट्रोफिनॉल, कन्वर्ट फिनॉल टू पैरानाइट्रोफिनॉल। हमने पैरा वाला ऊपर भी बनाया था, लेकिन उसमें मेजर कौन था? ऑर्थो था। मेजर कौन था? ऑर्थो, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो यहां, ये ऑर्थो वाला मेजर था क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी डाइल्यूट HNO3 के साथ। लेकिन अगर आप HNO2 इम्प्योर या HNO2 प्लस HNO3 का मिक्सचर लेते हो तो आपके पास मेजर अमाउंट पैरानाइट्रोफिनॉल का बनता है। और ये चीज यहां से याद रखने वाली है, पैरानाइट्रोफिनॉल, इसको यहां पर याद रखना। अच्छा, लास्ट में जैसे मनन कह रहा था कि कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको पता हो, तो ये जो कुछ कंपाउंड है ना, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कॉमन। क्योंकि ये कन्वर्जन में जब आपसे पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों से गलती होती है, वो भूल जाते हैं कि भाई ये क्या क्या कंपाउंड थे, इनके नाम उनको अक्सर याद नहीं रहते। आपने कोशिश करनी है कि आपको इन कुछ कंपाउंड्स के नाम याद रहें, इनको ध्यान रखना। ये है टॉली, ये है एनिसॉल, ये है फेनिटॉल, ये है आपका एनिलीन, ये है बेंजामाइड। एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, जिससे आप इसको समय समय पे याद करते रहना, पढ़ते रहना, और जब बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। बेंजोनाइट्राइल, ऐसे ही CH2OH, इसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, बेंजल्डिहाइड तो सभी जानते हैं, तो मैं बेंजल्डिहाइड नहीं बता रहा। ये है, इसे एसिटोफिनॉन कहा जाता है, एसिटोफिनॉन। ठीक है आरजू, बिल्कुल सही। और ऐसे ही ये कंपाउंड है लास्ट, बेंजीन पे दो बेंजीन, बताओगे? हाँ, आरजू ने ठीक बता दिया। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनॉन, ये कहते हैं। ऐसे ही अगर दो CH3 हैं, CH3, CH3 ऑर्थो पे हैं, ऑर्थोजाइलिन इसको कहा जाता है। कन्वर्जन में, एरोमेटिक कन्वर्जन में ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं जो आपसे पूछ ले जाते हैं, याद रखना, बात बन जाएगी। इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट इसका लेके रखना, ठीक है ना? ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम मिलेंगे मंडे को। अच्छा, मनन ने स्क्रीनशॉट लेना था, ये रहा बेटा। अब लिखेंगे मंडे को। आरजू, कैटिकॉल वगैरह, रिसोर्सिनॉल और कैटिकॉल ये कॉम्पिटिटिव के लिए हैं, आप बेशक से उनके लिए उनको याद रखो। मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए बताया, बोर्ड एग्जाम के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज ज्यादा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, मिलेंगे मंडे को। और टेस्ट जो है आपका मंडे को नहीं लेंगे इसका, क्योंकि एक बार इथर खत्म करके वेंसडे को टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना, टेस्ट विल बी ऑन वेंसडे। ओके बेटा, चलो बाय बाय, गुड नाइट, मंडे को मिलेंगे।